हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की। क्लास ट्वेल्थ यानी कि बोर्ड एग्जाम, एनसीईआरटी, सीबीएसई, जो भी जिस भी आप मीडियम के अंदर है, चाहे वो आप हिंदी मीडियम के अंदर है या इंग्लिश मीडियम के अंदर है, आप क्लास ट्वेल्थ यानी कि 11th पास आउट होकर क्लास ट्वेल्थ में आए हैं। क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स माना जाता है और यह थोड़ा सा इसे प्रेशराइज के हिसाब से अगर हम देखें, मेंटली अगर इसे देखें तो थोड़ा सा टफ माना जाता है। बाकी होता सर 11th और ट्वेल्थ दोनों सेम ही होते हैं। अब ट्वेल्थ को इतना ज्यादा मैटर क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके बेस के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड होता है। अब क्लास ट्वेल्थ यानी कि इसके बेस पे आपका, यानी आप सीए के एग्जाम, सीए का एडमिशन लेंगे, सीएमए का एडमिशन लेंगे, सीएस करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, क्या करेंगे, ये आपके ट्वेल्थ के परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड होता है। और ट्वेल्थ के अंदर जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स होता है वो होता है अकाउंट। यानी कि आपके 100 में से, यानी कि 20 जो मार्क्स होते हैं वो तो आपके स्कूल्स की तरफ से होते हैं और 80 जो मार्क्स होते हैं वो आपको एग्जाम्स के अंदर लाने होते हैं। तो 80 में से अगर आप 70 या 75, 60 मार्क्स अगर ले आते हैं तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो अच्छी तरह से बन जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, अकाउंट का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको इसके अंदर क्या करना है, थ्योरिकल के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। इसके जो मार्क्स हैं वो आप ये मान के चलिएगा कि जितने भी परसेंटेज बनेंगे उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो हम इस कोर्स के माध्यम से क्या सीखेंगे? हम इसके अंदर सीखेंगे, क्लास ट्वेल्थ के अंदर अकाउंट्स के पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे, एक एक सम को कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 11th 12 सीए सीएमएस यानी कि सभी क्लासेस के अकाउंट और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स है उनके वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। मैं हूं करण सिंह राठौर और आपको मैं पढ़ाऊंगा अकाउंट्स। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से, हमारा क्लास ट्वेल्थ का, इसकी हम बात कर रहे हैं। चैप्टर से अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में हमने समझा था कि अकाउंटिंग जो होती है ना वो बिजनेस की होती है, यानी कि जिनका मेन जो पॉइंट होता है, जो उनका मेन मकसद होता है वो होता है आपका प्रॉफिट कमाना, यानी कि पैसा कमाना होता है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका जो मेन मकसद होता है ना वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जो इनका मकसद होता है वो होता है लोगों की सेवा का। ओके, तो अब हम इस चैप्टर्स को डिटेल्स में कवर करते हैं। बनिए आप मेरे साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट के अंदर आप जरूर बता दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे जो भी नोट्स है वो आपको वहां पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देर आर सर्टेन organization which are set up for providing service its member and its public in general. Okay, such organization include club, charitable institution, schools, religious organization, trade unions, welfare societies and societies for the promotion of art and culture. Okay, देखो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ में थ्योरिकल भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये सोच रहे हो कि हमको तो सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है, आपको थ्योरिकल भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कवर करना। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्विस एज द मेन ऑब्जेक्टिव नॉट द प्रॉफिट इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस। सर उनका मकसद क्या होता है? नॉट द प्रॉफिट। दैट मीन्स कि उनका मकसद बिल्कुल प्रॉफिट यानी कि पैसा कमाना है ही नहीं। नॉर्मली दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस एक्टिविटी। कोई वो बिजनेस की एक्टिविटी नहीं करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? गुड्स को परचेस करना और गुड्स को सेल्स करना, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस लेना या गुड्स लेना, इसको हम बोलते हैं बिजनेस करना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद होता है ना वो बिजनेस करना है ही नहीं, यानी वो बिजनेस तो करते ही नहीं। तो फिर सर ये क्यों होता है? ऐसा क्यों? इनकी अकाउंटिंग करने की नीड हमको क्यों होती है वो हम कवर करने वाले हैं। ओके, normally this organization do not undertake any business activity. They are managed by trustees who are fully accountable for their members and society the utilization of the fund raised for meeting objective of the organization. अब अगर वो बिजनेस नहीं करते हैं तो पैसा कहां से आता है? इनकम कैसे होती है? इनकम उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं, उनसे हर एनुअली या मंथली जो भी उनका सब्सक्रिप्शन आता है। अब यहां पर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम एक किसी ट्रस्ट या किसी सोसाइटी को ले लेते,
सोसाइटी क्या करती है, इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे एक मेंटेनेंस चार्ज करती है, इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस करती है, और जो भी बचता है वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देती है। दैट्स फॉर, उनका कोई बिजनेस नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है, एक एक्टिविटीज होती है लोगों की सेवा करना। ओके, are managed as trustee are fully accountable. Hence, they are also to maintain proper account, prepare the financial system we take from the receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet at the end of the accounting period, normally the financial year. अब सर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी भी फिनेंशियल यानी किसी बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट में एंड ऑफ द ईयर हमें अकाउंट्स को फाइनल करना होता है। क्यों? हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है सर 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 30 मार्च, नेक्स्ट ईयर की 30 मार्च को हमारा एंड क्लोज होता है। ओके, तो इसके बीच में आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उस ट्रांजैक्शन को समराइज करके एक फाइनल फिगर पे ले जाना होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बाकी तो आपने 11 के अंदर समझ ही लिया होगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन यहां बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनके अंदर जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला जो बनता है वो बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड थर्ड बनेगा बैलेंस शीट। ओके, क्या बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे हमारे इसके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स के अंदर। तो ये तीनों हमको डिटेल्स में कवर करना है आने वाले लेक्चर के अंदर, कि ये कैसे बनेंगे, कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे, सबके समराइज कैसे होंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल्स में कवर करेंगे। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको तीन स्टेटमेंट ध्यान रखना है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, चलिए। ओके, hence income and expenditure, balance sheet, end of the every accounting period. Legal requirement has them to keep the track of income and expenditure. The nature of it is different from those of business organization. अब सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे ये जिनका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है सर? लोगों की सेवा करना। ओके, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर, क्या है? Specific group or public at large such as education, healthcare, recreation, sports और without any consideration of caste, creed and color। मतलब सिंपल है सर, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी से कुछ भी लिए बगैर हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं। This is our organized charitable trust society and subscribers to such organization are called members। मतलब सर एक कमिटी बना दी जाती है, उस कमिटी के क्या होते हैं? लोग मेंबर्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेंबर्स किया जाता है। Their affairs usually managed by the managing executive committee executed by the members। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक पर्सन होता है जो सभी को संभालता है। The main sources of income such organization, मतलब ये जो ट्रस्ट है ना, इनकी जो इनकम के जो सोर्सेज है वो सोर्सेज कौन कौन से? सबसे पहला होता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। अब सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, हमारी एक सोसाइटी है, जैसे आप जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं वो सोसाइटी आपके 15 हाउस है आपकी सोसाइटी के अंदर। कितने हाउस है? 15 हाउस है आपके सोसाइटी के अंदर। उन 15 हाउस की जो 15 मेंबर्स हैं, ये 15 मेंबर्स क्या करते हैं? एवरी मंथली आप उनसे क्या लेते हैं? कुछ ना कुछ अमाउंट्स उनसे लेते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। उनसे क्या लेते हैं? मेंटेनेंस चार्ज हम मंथली लेते रहते हैं। एक उनकी इनकम ये होगी। दूसरा, अगर हम ये मान लें कि कभी कभी कोई बड़ा एक्सपेंसेस आ गया, जिससे हमें सोसाइटी का कलर करवाना रहा या फेंसिंग करानी रही या कुछ भी एनी रीजन, कोई ऐसा फेस्टिवल आ गया जिसको हमको साथ में गेट टुगेदर करना है, तो उनके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए क्या किया? एक्स्ट्रा अमाउंट उनसे चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा अमाउंट उनसे चार्ज किया जाता है, तो वो भी इनकी क्या होती है? इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी का एक क्लब हाउस है, उस सोसाइटी के क्लब हाउस को किसी को रेंट पे दे रखा है, तो वहां से क्या होती है? उस सोसाइटी की रेंट इनकम होती है।
फॉर एग्जाम्पल आपके कोई ऐसी प्रोमाइसेस जहां पर एक गार्डन दे के रखा हुआ है, गार्डन अगर आप किसी भी सोसाइटी मेंबर्स को अगर दे रहे हैं तो वहां से उनको क्या मिलता है, रेंट मिलता है। तो ये जो इनकम्स होती है ना, ये उस सोसाइटीज की यानी कि उस ट्रस्ट की इनकम होती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, अल्टीमेटली ट्रस्ट या किसी सोसाइटीज का होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उनके लिए जो इनकम के सोर्सेज होते हैं ना, वो होते हैं आपके सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसीज, ग्रांट, लेन एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर उन्होंने कोई एफडी करा के रखी तो एफडी जो करवाई है सोसाइटी के नाम से, वहां से इनको इंटरेस्ट आ रहा है या कुछ ज्यादा अमाउंट मिल के बनता है, डबल मिल के बनता है, तो वो क्या है, वो इनकी इनकम है। दिस फंड रेज बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिट, कैपिटल फंड और जनरल फंड। अब ये जो इनसे इनसे जो इनकम होती है ना, इस इनकम को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। The surplus generated from excess of income and expenditure not distributed among the members simply added in the capital fund। अब ये क्या कहा गया है इसको आप समझो। फॉर एग्जाम्पल, उनसे जो मेंटेनेंस के रूप में 15 मेंबर्स से उन्होंने 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज चार्ज किए, ये जो अमाउंट आया ना, ये 15,000 अमाउंट हुआ। 15,000 में से आप ये मान के चलिए कि 12,000 रुपीज क्या हुआ, एक्सपेंसेस हो गया। तो जो 3,000 रुपीज है ये आपके पास में बच गए। तो ये जो 3,000 रुपीज बच गए, ये वापस मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे, ये आपके फंड के अंदर, कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। ओके, जो आपने 11th में पढ़ा है ना, 11th में आपने पढ़ा है ना, जो भी प्रॉफिट होता है किसी बिजनेस का, उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो एज इट इज यहाँ पर भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है, अब यहाँ पर क्या कहा जाता है ये समझो, यहाँ पे कहा जाता है सरप्लस एंड डेफिसिट, सरप्लस एंड डेफिसिट। अब ये सरप्लस एंड डेफिसिट क्या है, ये जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्रिएट करेंगे ना, उस समय हम डिटेल्स में कवर करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सरप्लस एंड क्या क्या करता है। ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ सरप्लस जनरेटेड, ओके, not for profit organization on their reputation on the basis of the contribution to the welfare of the society rather than on the customer owner satisfaction। यहाँ पर हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो सोसाइटी है उसका बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन मेंबर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड होंगे, कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अभी हमने क्या देखा था, उनके जो रिकॉर्ड होंगे वो 2-3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनसे जो 3 टाइप्स के होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ लिखा है डू नॉट मेंटेन द कैपिटल अकाउंट इंस्टेड बाय मेंटेन कैपिटल फंड व्हिच आल्सो फॉलो जनरल फंड टू होल्ड एक्टिविटी ड्यू टू सरप्लस जनरेटेड। ये हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। ओके, लिखा हुआ सर फाइनल अकाउंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, या तो आप फाइनल अकाउंट बोलो या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं, बस उसको समझना। क्या समझना है, द not for profit organization are also required to prepare financial statement at the end of each accounting period। क्या समझना है आपको, ये समझना है कि अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही बनाना है। क्लियर हो गया आपको, हाँ सर। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब आप समझ में आ गए, सिर्फ इनका बिजनेस नहीं है, इनका बिजनेस नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। जो हमने 11th में सीखा था वो हम यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह उन्होंने क्या नाम रख दिया, उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, चलो, the sufficient not is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet expenses or not, not only that have provide the necessary financial information to members। okay, चलो, अब यहां पर लिखा हुआ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कितने हैं देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 3 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर कर, कौन कौन से कर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये सब क्या है, इसको हम नंबर वाइज नंबर कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट। आपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश बुक देखी होगी। कैश बुक का मतलब क्या होता है कि जितना कैश आया उसको रिकॉर्ड करो और जितना कैश गया उसको रिकॉर्ड करो, उसको बोलते हैं कैश बुक। दूसरा आपने देखा होगा बैंक बुक। बैंक बुक के अंदर मतलब होता है कि जितने भी बैंकें होती है उनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं आप वो रिकॉर्ड करो, आता है तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो।
लेकिन यहाँ पर कैश बुक की हम बात करते हैं जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिसिप्ट एंड पेमेंट अल्टीमेटली जो कैश बुक है उसमें हम बैंक और कैश दोनों को साथ में लिखते हैं, बैंक और कैश दोनों को साथ में लिखते हैं। The receipt and payment account, the summary of cash and bank transaction has the preparation of income and expenditure account and balance sheet। मतलब यह है कि आपकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनती है ना, ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे ही बनती है। क्यों उसके बेस पे क्यों बनेगी? रीजन ये है कि हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो कहाँ पता चलेगा कि हमने पेमेंट किया हुआ? तो कैश बुक में पता चलेगा। हमने किसी से रिसीव किया, कहाँ पता चलेगा? हमको कैश बुक में पता चलेगा। तो कैश बुक के ट्रांजेक्शन के बेस पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। It is a legal requirement that the receipt and payment account also submitted the register of the society along with the income and expenditure account balance sheet। That means कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ साथ में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी सबमिट करना होता है। ओके, तो ये भी आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सर कोई चेंजेस नहीं है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस्ट। ओके, और अल्टीमेटली आप यही मान के चलो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एक साइड में इनकम तो दूसरी साइड में एक्सपेंसेस, जो भी बचेगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर जो भी बचता है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस कम है, तो यानी कि इसमें क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे? यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर लॉस होता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस या नेट लॉस। यहाँ बोलेंगे डेफिसिट। क्या बोलेंगे? डेफिसिट। ओके, चलो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ receipt and payment account। This does not imply that they do to make the trial balance। ये क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की नीड ही नहीं होती हमको। In order to check accuracy of ledger accounts, they also prepare trial balance which facilitate preparation of accurate receipt and payment account as well as income expenditure account and balance sheet। मतलब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रॉपर मैच कर रहा है तो फिर आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगी। ओके, दैट। अब यहाँ पर लिखा हुआ इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम, दे मस्ट प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फॉर चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स एंड इट आल्सो फैसिलिटेट प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है तो आप ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूल एंट्री सिस्टम यूज करेंगे। ड्यूल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक साइड डेबिट तो दूसरी साइड क्रेडिट। तो आपका जो डेबिट क्रेडिट है यानी कि ट्रायल बैलेंस यही होता है कि डेबिट और क्रेडिट आपके जितने भी लेजर्स हैं उनके जो बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट क्रेडिट बराबर है या बनेगी इक्वल है या नहीं है वो आपको यहाँ पे देखा जाता है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करने होते हैं, कौन से नहीं करने होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट है, आगे प्रैक्टिकल भी आएगा तो आपको थ्योरिकल पार्ट के कंसेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे किया जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि फीचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस टाइप के अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो हमने ये जो 7-8 पॉइंट देखे थे वो पॉइंट्स आपको याद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।